हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। पिछला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। पिछला वीडियो हिमालय के ऊपर था और हिमालय से रिलेटेड सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो मैंने उस वीडियो में दी थी। प्लेट टेक्टोनिक्स हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो या वहाँ के नेशनल पार्क्स हो या पासेस वगैरह जो हिमालय के हैं उनसे रिलेटेड भी मैंने सारी बातें की थी। आज का वीडियो टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में एक तो वहाँ के स्टेट्स कौन कौन से हैं, उन स्टेट्स का बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से लगता है या आपस में भी वो स्टेट किस तरीके से रिलेटेड हैं, कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सेवन सिस्टर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से है, सिक्किम या वेस्ट बंगाल या बिहार उसमें इंक्लूड होता है या नहीं होता, वो बातें करेंगे। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वहाँ की हिल्स कौन कौन सी हैं, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, क्योंकि ट्राइबल लोग बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं, तो ट्राइब्स कौन कौन सी हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, उन ट्राइबल लोगों का जीना कैसा है, रहन सहन कैसा है, यानी लाइफस्टाइल कैसी है, वो लोग कौन सा खाना खाते हैं, कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, या उनके कोई फेस्टिवल कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिवर्स कौन कौन सी हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है यानी हमारा उत्तर पूर्व भारत है, वहाँ पर कोई वाटरफॉल है या फिर कोई और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, सब कुछ कवर करेंगे आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे वीडियो के दो सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में हम बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए जो लोग हैं उनके लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर वीडियो बन रहा है तो पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, यानी प्रश्नों के बनने का तरीका कौन सा होता है, कौन कौन से प्रश्न आ रखे हैं और फ्यूचर में कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर्स को देखेंगे और उसके बाद में डिटेल से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कौन कौन से फैक्ट्स हैं, ताकि फ्यूचर में आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आईएएस है या फिर स्टेट की पीसीएस सर्विस है या फिर एनडीए या सीपीएफ या फिर कोई और भी पुलिस सर्विसेज है, रेलवे है या फिर कोई आईबी की एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जाएं, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस के अंदर, उस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन बने तो हमारा एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में रह नहीं जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए, वो सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि बेसिक पर्पज़ यहाँ यही है कि आप जब इन वीडियोज़ को देखें तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं डालूं किसी भी टॉपिक के ऊपर तो उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके चहेते लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उन तक भी पूरा नॉलेज पहुंचना चाहिए ताकि उनके भी एग्जाम्स क्लियर हों। और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो किसी भी क्लास से बेहतर होने वाला है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट हमेशा फाइनेंशियली होता है, तो जितनी भी आपकी विल हो यू कैन सपोर्ट दिस चैनल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस चैनल। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का पहला सेशन लेते हैं। पहले सेशन में आपको पता है कि हम क्वेश्चंस और आंसर्स लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए। लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू दिस सिक्किम अनदर स्टेट दैट इज अंडर दिस लैटिट्यूड, यानी ऐसा एक अक्षांश जो सिक्किम से निकलता है वो और दूसरे कौन से राज्य से निकलता है, मतलब ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो आंसर बनेगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो सिक्किम स्टेट है यहाँ पर, तो सिक्किम से जो लैटिट्यूड पास करता है वो यहाँ पर राजस्थान से भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था और उसका पहला आंसर है। आगे इनके एक्सप्लेनेशन में और भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्यों का युग्म कौन सा है, यानी ग्रुप ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लगता है कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स? यहां पर आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, सबसे पूर्वी राज्य है। वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड निकलता है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। और गुजरात सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, सबसे पश्चिमी राज्य है। और वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड निकलता है, देशांतर निकलता है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। देखिए ये दोनों ही ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। हम जो ग्रीनविच मीन टाइम है या फिर 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, उससे इंडिया पूरी तरीके से ईस्टर्न साइड में है, पूर्व में है। तो इंडिया के जो वेस्टर्न साइड से निकलता है वो भी एक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और जो ईस्टर्न साइड से निकलता है वो भी एक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। तो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं
कि इंडिया के दोनों ही तरफ ईस्ट एंड लॉन्गिट्यूड लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से और भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ये दे रखा है कि हमारे कुछ स्टेट्स की बात की गई है, जैसे असम की बात की गई है और यहाँ बताया गया है कि असम जो है वो बॉर्डर बनाता है भूटान और बांग्लादेश के साथ। वेस्ट बंगाल के बारे में बात की गई है कि वेस्ट बंगाल हैज़ बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम हैज़ बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। और पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ट्रू हैं, सही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को पोज कर करके जरूर देखते रहिए, आप अपने आप को भी एनालिसिस जरूर कीजिएगा कि आप कौन से का आंसर सही करते हैं और कौन से क्वेश्चन का आंसर आप सही नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन लेने से पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं। आप यहां देख सकते हैं असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जिसे कहते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। और आसपास की जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्री, उनको आप देख सकते हैं, वहाँ भूटान है, चाइना है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये सारी कंट्रीज हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 स्टेट से टच करती हैं। अगर सिक्किम को लें तो सिक्किम के साथ फिर नेपाल का बॉर्डर भी टच हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आगे मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ इसको। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज स्टेट्स डज नॉट हैव बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं बनाता है। तो याद रखिए, त्रिपुरा बॉर्डर बनाता है, मणिपुर बॉर्डर मिजोरम बॉर्डर बनाता है और मेघालय बॉर्डर बनाता है। तो यहां पर आंसर होगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर बिल्कुल ही ईस्टर्न साइड में पूर्व की तरफ म्यांमार के बॉर्डर पर है। तो ये बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं बनाता है। आगे बात की गई है कि ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है जो भूटान से बॉर्डर नहीं बनाता है, यानी भूटान के साथ बॉर्डर पे नहीं है। तो यहां पर जो आंसर होगा भूटान के साथ बॉर्डर वाला, वो होगा मेघालय, क्योंकि मेघालय जो स्टेट है वो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पे है और वो भूटान से बॉर्डर नहीं बनाता। बाकी जो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल है, इन तीनों का बॉर्डर भूटान से लगता है। यहां पर मैंने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में हम 8 स्टेट्स को कंसीडर कर सकते हैं, 8 राज्यों को ले सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर स्टेट्स में नहीं आता। इस जो स्लाइड है उसको आप पोज करके देख लीजिएगा कि कौन से स्टेट के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर बनाते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन से स्टेट का बॉर्डर कौन सी कंट्री से टच करता है और कौन सी कंट्री से टच नहीं करता। तो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप भी अच्छे से देखना है। यहां स्लाइड्स के अंदर मैं बहुत बार दे रहा हूं, तो आप स्लाइड्स को पोज करके देख सकते हैं। ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए नोट्स का भी काम कर रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो स्लाइड आप देख रहे हैं उसमें अगर आप कुछ रोक के पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है यहां पर कि भारत को कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, यानी विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद म्यांमार। तो म्यांमार के साथ सबसे लंबा जो बॉर्डर शेयर करता है इनमें से वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्रीज से कवर हो रखा है। तो देखिए वो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के 3 तरफ बांग्लादेश बॉर्डर बनाता है। ठीक है, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। आप देख भी सकते हैं जहां एरो जाके फिनिश हो रहा है वहां त्रिपुरा है और त्रिपुरा के 3 तरफ बांग्लादेश है। इसका मतलब त्रिपुरा ऐसा है नॉर्थ ईस्ट में या फिर इंडिया नॉर्थ ईस्ट में जो ऐसा स्टेट है जिसके 3 तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ। मेघालय में जो प्लेट्यू है वो इनमें से किसका भाग है। ठीक है, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है। यस, मेघालय प्लेट्यू हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि वो पेनिनसुलर इंडिया जो है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका भाग है। यहां आप देख सकते हैं कि जो गारो हिल, जहां मैंने लिखा हुआ है गारो हिल, राइट हैंड साइड में देखिए आप, जहां एरो जाके रुका हुआ है वहां मेघालय है, उसको हम शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। तो जो गारो हिल है और छोटा नागपुर प्लेट्यू के राइट हैंड साइड में जो राजमहल हिल्स हैं, तो राजमहल और गारो हिल्स के बीच में एक फोल्ट आ गया, एक भ्रंश आ गया जिसको हम मालदा गैप कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मेघालय प्लेट्यू या फिर जो शिलोंग प्लेट्यू है वो कौन से फोल्ट की वजह से, कौन से गैप की वजह से आज कनेक्टेड नहीं दिखता, जुड़ा हुआ नहीं दिखता। तो याद रखिए वो मालदा गैप है, या फिर इसी गैप को हम बोल देते हैं राजमहल गारो गैप, यानी राजमहल गारो भ्रंश।
ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है कि जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये हिल्स झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाती हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नागपुर पठार वाले साइड में झारखंड है, और राइट हैंड साइड में उसके वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल और उसका बॉर्डर भी बनाते हैं। तो मेघालय में है शिलोंग प्लेटू, और ये डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी स्टेट के बारे में कुछ फीचर्स बताई जाएं, कुछ विशेषताएं बताई जाएं, कि उसमें से जो लैटिट्यूड निकलता है वो राजस्थान से भी निकलता है, उसमें 80% से ज़्यादा ऐसा एरिया है जो फॉरेस्ट कवर्ड है, और जो फॉरेस्ट हैं वहाँ के वन हैं उनमें से 12%, 12% रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? तो इन स्टेट्स में से देखें तो असम के अंदर इतने फॉरेस्ट्स नहीं हैं, याद रखिए। उत्तराखंड में स्टेट वो हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड उस लैटिट्यूड पे नहीं होगा जिस पे राजस्थान है, और हिमाचल प्रदेश भी उस लैटिट्यूड पे, अक्षांश पे नहीं होगा जिस पे वो स्टेट होगा। तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। यहां आप देख भी सकते हैं कि उत्तराखंड उस लैटिट्यूड पे नहीं है जिस पे राजस्थान है, या फिर वो लैटिट्यूड नहीं निकलता है यहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश ऊपर रह गया, और असम जो है वहाँ पर इतने फॉरेस्ट्स हैं नहीं। अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन 81% से भी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो ऐसा स्टेट, और इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बजाय यहाँ पे मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में कुछ डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। अगर हमसे कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं सिक्किम को मिलाकर, तो उनमें से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ बनाते हैं? उत्तर पूर्व के 8 राज्य सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ बनाते हैं? तो चाइना के साथ बनाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और मिनिमम बॉर्डर बनाते हैं वो जो 8 स्टेट्स की, सिक्किम के साथ की बात कर रहा हूं मैं, सिक्किम अगर मिला हुआ है उनमें, तो 97 किलोमीटर नेपाल के साथ सिक्किम बॉर्डर बनाता है। अगर सिक्किम को इसमें इंक्लूड ना किया जाए तो केवल 7 सिस्टर्स की बात की जाए, यानी असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की बात की जाए, तो वो भूटान के साथ सबसे छोटी बॉर्डर बनाते हैं, और वो है 455 किलोमीटर। ये जो 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये सारे मिलाकर इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 8% बनाते हैं, मतलब भाग रखते हैं। तो ये भी एक अच्छा फैक्ट है कि 8 स्टेट हैं और इंडिया के 8% एरिया को इन्होंने कवर कर रखा है। यहां पर आपको ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो 8 स्टेट्स हैं, मतलब सिक्किम को मिलाकर, उनका फॉर्मेशन कब हुआ था? इस स्लाइड को पॉज करके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो स्टेट बना था वो बना था असम 1947 में। उसी वक्त जो मणिपुर है और त्रिपुरा है 1947 में, वो प्रिंसली स्टेट थे, यानी वो अभी स्टेट नहीं बने थे। इसके बाद 1963 में नागालैंड को स्टेट घोषित किया गया, स्टेट बनाया गया, जो नगा हिल्स हैं उनको असम से अलग करके। और फिर 1972 में 3 स्टेट बने थे। 1972 में मणिपुर बना था, और 1972 में ही मेघालय को स्टेट बनाया गया, और 1972 में यानी 1972 में ही त्रिपुरा को स्टेट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1975 में सिक्किम को भी एक तरीके से इंडिया का स्टेट बना दिया गया। उसके बाद 1987 में 2 स्टेट बने, आप देख सकते हैं यहाँ सबसे नॉर्थ वाला स्टेट जो कि अरुणाचल प्रदेश है, और इसी साइड में जो मिजोरम सबसे साउथ में है, यानी जो म्यांमार बॉर्डर पे चारों स्टेट हैं उनमें से सबसे नॉर्थ वाला और सबसे साउथ वाला, ये दोनों स्टेट जो थे वो 1987 में स्टेट घोषित किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, उनमें से 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं जो म्यांमार बॉर्डर पे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो उनमें से कौन से स्टेट हैं जो सबसे लास्ट में स्टेट डिक्लेयर किए गए, सबसे लास्ट में जिनको स्टेट बनाया गया? तो याद रखिए, अरुणाचल सबसे नॉर्थ वाला, और जो मिजोरम है सबसे साउथ वाला, ये सबसे लास्ट में बने थे, और ये स्टेट बने थे 1987 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंडिया में कई सारी काउंसिल बना रखी हैं, परिषद बना रखी हैं अलग अलग एरियाज को लेकर, ताकि वो उनके डेवलपमेंट को लेकर काम कर सकें। यहां पर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी राज्यों की परिषद है, काउंसिल है, वो काउंसिल कब बनी थी? तो याद रखिए कि ये जो काउंसिल है वो बनी थी 1971 का जो अधिनियम था, एक्ट था, उसको लेकर 1972 में
1971 में इसको एक्ट आया था और 1972 में इसको बनाया गया था। इसमें पहले 7 सिस्टर स्टेट्स ही थे, यानी जो 7 सिस्टर राज्य हैं वो थे, लेकिन उसके बाद में 2002 में इसमें सिक्किम को भी ऐड किया गया। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कब बनी, उसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है। मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, उसमें है। और उसमें जुड़ने वाला सबसे लास्ट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम, जो 2002 में इसका मेंबर बना। साथ ही साथ ये कहा जाए कि इस जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है या कोई भी काउंसिल होती है, स्टेट्स की परिषद होती है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, उसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिए, वहाँ के जो स्टेट्स होते हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और गवर्नर होते हैं वो परमानेंटली उसके मेंबर होते हैं। साथ ही साथ ये जो काउंसिल होती हैं, स्टेट काउंसिल्स यानी जो राज्य परिषदें होती हैं, वो जो होम मिनिस्ट्री होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंडर काम करती है, यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काउंसिल काम करती है। अब देखिए, इस काउंसिल के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। इसको पहले एक केवल एडवाइजरी बॉडी बनाया गया था, यानी केवल एक सलाहकारी संस्था बनाया गया था कि आप वहां के राज्यों के बारे में कुछ सलाह दे सकते हैं। लेकिन 2002 में, जैसा कि सिक्किम भी उसमें ऐड किया गया था, उसके बाद में ये काउंसिल उन स्टेट्स की जो इकोनॉमिकल और सोशल प्लानिंग होती है उसमें भाग लेना शुरू कर दिया इसने, और वहां की जो रीजनल प्लानिंग होती है उस के रूप में भाग लेना शुरू कर दिया। उन राज्यों के जो भी आर्थिक या रक्षा से संबंधित या सामाजिक नियोजन के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें वो ये बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, और आपसी विवाद अगर उन स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको निपटाने का काम भी ये काउंसिल करती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हिल्स की बात करें तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चंस देखो किस तरीके से बन सकते हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की 4 पहाड़ियों की, तो इन चारों पहाड़ियों के बारे में, इन हिल्स के बारे में जरूर आप याद रखिए। सबसे पश्चिम में जो डफला हिल है, फिर मिरी हिल है, फिर यहां अबोर है और एक मिशमी है। ये जो चारों हिल्स के नाम हैं ये अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिए चारों। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, या फिर पूछा जा सकता है मिकिर हिल जो है वो कौन से स्टेट में है, तो ये असम के अंदर है। इसके अलावा पटकाई बुम जो पहाड़ी है वो याद रखिए वो नागालैंड के पास है, नगा हिल्स, और ये दोनों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पे है, और साथ साथ इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर भी है। ये पटकाई बुम जो हिल है वो नगा हिल नागालैंड में होगी, मणिपुर हिल मणिपुर में होगी। लुसाई हिल्स के बारे में जरूर याद रखिए कि मिजो हिल्स और लुसाई हिल्स जो हैं वो हैं मिजोरम के अंदर, और यहां पर 3 हिल्स गारो खासी जयंतिया हैं। गारो खासी जयंतिया हिल्स मेघालय में हैं, और जो चेरापूंजी या मोसिनराम जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है वो याद रखिए वो है खासी हिल्स के ऊपर, जहां पर 1150 सेंटीमीटर से ज्यादा एवरी ईयर रेन होती है। इसके बाद बात करते हैं कुछ ट्राइब्स के बारे में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो पॉपुलर ट्राइब्स हैं उनमें से पहली ट्राइब है, जनजाति है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोडो ट्राइब कहाँ की है, तो याद रखिए ये बोडो ट्राइब जो है वो असम की है। और कभी पूछा जा सकता है कि इनके मेन कार्य क्या है, काम क्या है, क्या काम करते हैं ये, तो याद रखिए ये प्लांटेशन करते हैं, पोल्ट्री फार्म चलाते हैं और कल्टीवेशन भी करते हैं, यानी खेती करते हैं और चाय की बागवानी करते हैं, और कुक्कुट पालन जो होता है, मुर्गी पालन, वो कार्य करते हैं। और एक जू माई इनका जो पेय पदार्थ है, फेवरेट बेवरेज है इनका, तो वो याद रखिए जू माई का मतलब होता है एक ऐसी वाइन जो राइस से बनती है, बहुत ही फेवरेट है। तो जू माई क्या है, अगर पूछ लिया जाए बोडो लोगों से रिलेटेड तो बताइए उनकी वाइन है एक। और ये रेशम के कीड़ों से का पालन करते हैं जिससे रेशम बनती है। साथ ही साथ ये जो लोग होते हैं इनमें कुछ ढोकना, एक खास प्रकार का महिलाओं का पहनावा होता है, यानी जो वहाँ की वुमेन होती हैं उनका जो गारमेंट्स होते हैं उनमें ढोकना एक शब्द को याद रखिए। ये ढोकना जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनका जो है बांस से निर्मित जो क्राफ्ट्स होते हैं बहुत सारे, वो बनाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां बनाते रहते हैं बांस से बने हुए। ये जो बोडो लोग होते हैं वो कुछ इस तरीके से अपने ड्रेसेस को पहनते हैं। इसको पोज करके आप जरूर देख लीजिएगा, कई बार ड्रेस के बारे में पूछ लेते हैं ये। दूसरी जो है वो कुकी ट्राइब है, पूछा जा सकता है कुकी ट्राइब कहाँ की है, तो याद रखिए कुकी ट्राइब जो है वो मिजोरम के लोग हैं। और ये लोग जो हैं ये पहाड़ी चोटियों पे रहते हैं, वहाँ पे मिजो और लुसाई हिल्स हैं, मैंने अभी भी आपको बताया। तो लुसाई हिल्स वाले एरिया में रहते हैं ये कुकी लोग, और गुच्छों में अपना घर बनाते हैं, पहाड़ी चोटियों पर रहते हैं, यानी इनकी जो हाउसेस होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है, और हिल टॉप्स के ऊपर रहते हैं ये।
और छोटे रेशे वाली कपास जो ड्वार्फ कॉटन और यार्न होते हैं उनका कल्टीवेशन करते हैं ये लोग। साथ ही साथ जैकेट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। धूम्रपान यानी जो स्मोकिंग होती है वो उसको काफ़ी एंजॉय करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं इस ट्राइब की खास बात। सिगार जो ये बनाते हैं वो पत्थर और पीतल से बनी हुई होती है, यानी जो क्राफ्टेड पाइप्स होती हैं इनकी स्मोकिंग करने के लिए वो बनी होती हैं स्टोन्स एंड ब्रास से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी जो स्मोकिंग पाइप्स होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, स्टोन और ब्रास की बनी होती हैं। ये लोग कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं आदि ट्राइब। जो आदि ट्राइब होती है ये अरुणाचल प्रदेश की है, और इस ट्राइब के बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो आदि ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, वो लोग या फिर किस ट्राइब के अंदर ग्राम परिषदें यानी विलेज काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, यानी इन लोगों ने अपनी ग्राम परिषदें बनाते के रखते हैं, वही डिसीजन लेती है, सब कुछ करती है। तो ग्राम परिषदें या विलेज काउंसिल जो होती हैं वो कौन सी ट्राइब के अंदर हैं। बाकी ये उनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि वहाँ की जो विमेन होती हैं वो इयररिंग्स पहनती हैं, स्पाइरल होते हैं, गोल गोल झुमके होते हैं, येलो कलर के वो नेकलेसेस पहनती हैं। आप इसमें देख भी सकते हैं, यहाँ पर एक जो वुमेन है वो इस तरीके से येलो कलर का जो नेकलेस होता है इस टाइप का वो पहनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निशी ट्राइब के बारे में पूछा जा सकता है कि ये ट्राइब कहाँ की है, तो निशी ट्राइब भी ये अरुणाचल प्रदेश की ही है, और ये इंडो मंगोलाइड जो ओरिजिनेट हैं वहाँ से आए हुए हैं। इंडिया और जो मंगोलाइड लोगों का मिक्सचर होता है वो हैं ये लोग। और किस तरीके की ये ड्रेस पहनते हैं, सूत की बनी हुई रस्सियाँ अपने गलों में लटका के रखते हैं, और ये इनकी जो महिलाएं होती हैं वो गले में मोती मानक पहनती हैं, यानी जो बीडेड पेंडेंट्स होते हैं, और इयररिंग्स पहनती हैं। साथ ही साथ इनका एक और ख़ास बात है कि ये लोग अपने बालों को जो मेल होते हैं वो ऐसे गुच्छा बना के एक गुच्छा सा बना के और अपने जो फोरहेड होता है उसके ऊपर लटका लेते हैं, जो ट्रेडिशनल रूप से जब ये कोई फंक्शन वगैरह करते हैं। तो ऐसा एक ट्राइब जिसमें लोग अपने जो हेयर होते हैं उनको एक गुच्छे के रूप में फोरहेड के ऊपर बांध लेते हैं, वो कौन सी ट्राइब है, तो याद रखिए वो निशी ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है। अगली ट्राइब की बात करते हैं, ये अंगामी ट्राइब नागालैंड की है। अंगामी ट्राइब जो होती है उसके लोग शॉल जैसा कुछ पहनते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो मेचला पहनती है ना। मेचला जो ड्रेसिंग है वो कौन सी ट्राइब की है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो मेचला वर्ड को याद रखिए, और बाकी पुरुष और महिलाएं दोनों ही जो गहने पहनते हैं वो नेचुरल स्टोन्स के बने होते हैं, प्राकृतिक पत्थरों के बने होते हैं। और इनका जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है ये लोग इनकी लाइफ का पार्ट है एक तरीके से, यानी संगीत बजाने में ये लोग उस्ताद हैं कह सकते हैं, या फिर इनका फेवरेट चीज़ होती है। और कलात्मक कृतियाँ बहुत सारे बनाते हैं, यानी जो आर्ट वर्क होते हैं उसमें भी ये लोग काफ़ी पारंगत होते हैं। ऐसा कुछ दिखते हैं अंगामी लोग, नागालैंड के हैं, याद रखिए ट्राइब। अगली ट्राइब जो है वो भूटिया ट्राइब है। भूटिया ट्राइब जो सिक्किम की है, काफ़ी ये डेवलप्ड ट्राइब्स में मानी जाती है, क्योंकि इनका लाइवहुड जो है, लाइवलीहुड है, यानी जीने का जो तरीका है वो काफ़ी विकसित हो चुका है। तो भूटिया ट्राइब को याद रखिए, भूटिया ट्राइब सिक्किम के अंदर है। और इनके पुरुष बाकू, एक ड्रेस को नाम है बाकू, याद रखिए बाकू कौन सी ट्राइब पहनती है। और महिलाएं जो होती हैं वो सोने के गहने पहनती हैं, बहुत ही हैवी ज्वेलरी पहनती हैं। और यहाँ की जो मेन गारमेंट होते हैं, परिधान होते हैं, वो गाउन जैसे होते हैं। और यहाँ के जो रेक्टेंगुलर शेप्ड हाउसेज होते हैं उसको खिन बोलते हैं। तो खिन वाला वर्ड भी आप याद रखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इनके जो भूटिया लोग होते हैं उनके जो रेक्टेंगुलर हाउसेज होते हैं, यानी आयताकार जो घर होते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, तो वो खिन के नाम से उनको जानते हैं। ये कुछ ऐसे भारी गहने पहनती हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में। इनमें पहला नेशनल पार्क है कांजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए, दोनों ही तरीके से बातें पूछी जा सकती हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा नेशनल पार्क है, तो याद रखिए वो कांजीरंगा नेशनल पार्क है। और दूसरा पूछा जा सकता है कि ऐसा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो ये असम के अंदर है। यहाँ पर जो जंगली हाथी घास है वो, और ये काफ़ी फेमस है। एशियाई जंगली भैंस यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वन हॉर्स राइनासोर्स होता है, एक सींग वाला गैंडा, वो
ठीक है। तो जंगली भैंस, इसके अलावा वन हॉर्न राइनासोर्स और जो जंगली हाथी घास, ठीक है। तो ये वाले शब्द आप जरूर याद रखिएगा कि ये कहाँ होते हैं, कौन से नेशनल पार्क में होते हैं, ठीक है। तो इन फोटोज को आप मैच कर लीजिएगा। अगला नेशनल पार्क है डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। ये भी असम में है, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क भी। यहाँ पे जो दलदल होते हैं, काफ़ी सारी रिवर्स यहाँ से बहती हैं, ब्रह्मपुत्र, लोहित, डिब्रू रिवर्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेलेक्ट स्वैम्प फॉरेस्ट बने हुए हैं, यानी जंगल तो है ही, फॉरेस्ट तो है ही, लेकिन उनमें दलदल बने हुए हैं क्योंकि नदियों का पानी वहाँ पर कीचड़ के तौर पे भरा हुआ है। यहाँ पर सफ़ेद पंख वाला जो वुड बतख होता है, वाइट विंग्ड वुड डक, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे। और वाइल्ड यहाँ पर हॉर्सेज मिलते हैं। और जो लिटोरल एंड स्वैम्पी जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो आप बताइएगा कि ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क में मिलते हैं। अगला नेशनल जो पार्क है वो भी असम में ही है, मानस नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो फेमस एनिमल्स हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा। एक तो गोल्डन लंगूर होता है, और इसके अलावा जो हॉस्पिड खरगोश जो होता है, हेयर, और जो आसामी रूफ्ड कछुआ होता है, टर्टल होता है। वो जरा यहाँ देखिए, ऐसा लगता है जैसे उसने जो टर्टल है उसने ऊपर कुछ सींग सा लगा रखा है, हॉर्न सा लगा रखा है। और ये जो खरगोश होता है हॉस्पिड हेयर, तो ये भी यहाँ मिलता है। और ये एक जो गोल्डन लंगूर है, यानी जो गोल्डन लंगूर है, इसको जरूर आप याद रखिए क्योंकि ये एक तरीके से एंडेंजर्ड स्पीसी है, यानी लुप्त प्राय प्रजाति है। तो इसको आप जरूर याद रखिए। यहाँ पर जो गोल्डन लंगूर दिखा रखा है ये कौन से नेशनल पार्क में मिलता है इंडिया में, तो ये मानस नेशनल पार्क में मिलता है। आगे है नामेरी नेशनल पार्क, ये भी असम के अंदर है। और इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उत्तर पूर्वी भाग है, वो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इसी का पार्ट है, नामेरी नेशनल पार्क का ही। यहाँ पे नामेरी रिवर में राफ्टिंग भी की जाती है। और यहाँ जंगली महाभैंस और कप्ड लंगूर जो होता है, और भारतीय बड़ी गिलहरी, ये इंडियन जो जायंट स्क्वेरल है, और कैप्ड जो लंगूर होता है वो यहाँ मिलता है। और ये जो गौर होता है, कभी पूछ ले जाए ये कौन से नेशनल पार्क में आपको गौर मिलते हैं, यानी महाभैंस मिलती हैं, तो याद रखिए वो नामेरी नेशनल पार्क है, असम का। और ये इंडियन जाइंट स्क्वेरल जो होती है, भारतीय महागिलहरी जो है, तो इसको भी याद रखिए, बड़ी सुंदर है ये नामेरी नेशनल पार्क में मिलती है। अगला सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे मेपल है, विलो है, बलूत है, यानी ओक है। तो ऐसे जो ट्रीज हैं मेपल, विलो और ओक, वो कहाँ मिलते हैं, तो याद रखिए ये 3 टाइप की जो ट्रीज होते हैं वो हमें मिलते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। और जो विलो ट्री है बीच वाला, इससे आपने सुना होगा क्रिकेट के बैट भी बनाए जाते हैं। और मेपल काफ़ी सुंदर ट्री होता है, और ओक फर्नीचर के काम में आता है। और ये कुछ वहाँ के एनिमल्स और जो हैं बर्ड्स हैं, तो इनके नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सीक्वेंस से आप देख लीजिएगा कौन सा है, पोज करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है नामदफा नेशनल पार्क। और ये नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर चारों टाइप की जो बिग कैट्स होती हैं, बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, वो यहाँ मिलते हैं। चाहे आप बात करें टाइगर की, लेपर्ड की, या स्नो लेपर्ड की, या जो क्लाउडेड लेपर्ड होता है, चारों यहाँ पर मिलते हैं। ये खास बात है। इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इस नेशनल पार्क की, क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है और टेम्परेचर अच्छा खासा बना रहता है। तो इस नेशनल पार्क में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो किसी भी दूसरे नेशनल पार्क से ज़्यादा आपको मिलेगी। और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो हर प्रकार की यहाँ मिल जाती है, चाहे वो वेजिटेशन सेमी एवरग्रीन हो, मॉइस्ट डेसिडुअस हो, या फिर और भी कई टाइप के जो ग्रास लैंड्स हों, वो सब कुछ यहाँ मिल जाता है। अगला जो नेशनल पार्क है वो केबल लामझाओ नेशनल पार्क है, और वो मणिपुर में है। इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, ये आप जरूर देख लीजिए। पहली बात तो ये है कि जो केबल लामझाओ नेशनल पार्क है ये मणिपुर में लोकटक लेक में है। लोकटक लेक के बारे में आगे हम थोड़ी सी बात और करेंगे, ठीक है। इसको झूलता हुआ या फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं।
जो मणिपुर की लोकटक लेक है उसके अंदर बहुत सारा घास फूस, शैवाल और बहुत सारी सड़ी गली वनस्पति, ये सब कुछ तैर रही है उसके ऊपर, है ना। तो उसी के ऊपर नेशनल पार्क बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं जैसे उस लेक के अंदर, झील के अंदर नेशनल पार्क तैर रहा है। तो कभी पूछ लिया जाए कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है, या फिर ऐसी कौन सी वो लेक, कौन लोकटक लेक कहाँ है, तो आप बताइए कि वो मणिपुर के अंदर है। अगला देखते हैं। इस नेशनल पार्क में आप देख सकते हैं ब्लू कस्टर्ड जो लिजार्ड होता है, जो वीपर होता है, और फेंटन और फ्लाइंग फॉक्स, ये 4 जरूर याद रखिए, ठीक है। ये 2 तो जो स्नेक होते हैं, और एक ये चमगादड़ होती है, और एक ये जो यहाँ का लिजार्ड है, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। और ये फ्लाइंग फॉक्स पूछा जा सकता है कि कौन से नेशनल पार्क में, तो याद रखिए वो केबिल लामजाओ नेशनल पार्क में है। इसके बाद लोकटक लेक के बारे में एक शब्द जरूर आप याद रखिए, वो है फुमडी। फुमडी क्या होती है? ये हेटेरोजेनस मास जो होता है, बहुत कई प्रकार की विजातीय वनस्पति जो होती है, वो वेजिटेशन और सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो जैविक पदार्थ होते हैं, वो कई बार डिकम्पोजिट होते हैं, बार बार अपघटन होता है उनका, और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है, उसको फुमडी कहते हैं। तो ये फुमडी जो वर्ड है, इस वर्ड को याद रखिए कि फुमडीज कहाँ है, या फिर ये डिटेल्स देके पूछ सकता है कि इनको क्या कहा जाता है। लोकटक लेक में है, ठीक है, और केबिल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। नोकरेक नेशनल पार्क जो है वो मेघालय के अंदर है, और ये गारो हिल के ऊपर है, और याद रखिए ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है, यानी यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें इसको भी शामिल किया गया है। बहुत ही सुंदर है ये नेशनल पार्क, मेघालय में गारो हिल के ऊपर। फोटोग्राफर्स के लिए जन्नत कहा जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने जाते हैं। यहाँ की नदियाँ जो हैं, जो लैंडस्केप्स हैं, हिल्स के, बहुत अच्छे फॉरेस्ट है यहाँ पर, रिवर्स बहुत अच्छी हैं, वाटरफॉल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स हैं उनमें एक तो मार्बल कैट है, उसको आप याद रखिए, और एक ये स्टम्प टेल्ड मकाऊ है, और एक ये पिग टेल्ड मकाऊ है। तो कभी पूछ ले जाए कि मार्बल कैट कहाँ मिलती है, तो मार्बल कैट जो मिलती है वो मिलती है नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में, और ये जो मकाऊ होते हैं 2 टाइप के टेल वाले, ये भी नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में मिलते हैं। माजुली आइलैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माजुली आइलैंड जो है, पहली बात तो ये है कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर के रास्ते में है, असम के अंदर है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में रिवर दोनों तरफ से बहती है, और बीच में आइलैंड बना हुआ है, और ये ऐसा इंडिया का पहला आइलैंड है जिसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया, यानी ऐसा कोई और दूसरा स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया के अंदर जो एक आइलैंड हो। और कब बनाया गया माजुली को एक डिस्ट्रिक्ट? वो बनाया गया 2016 में। पहले ये आइलैंड बहुत बड़ा था, 880 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, लेकिन लगातार ब्रह्मपुत्र रिवर और सुबनसिरी रिवर इसके ऊपर इरोजन करते हैं, कटाव करते हैं, और अब इसका एरिया 880 स्क्वायर किलोमीटर से छोटा होकर ओनली 352 स्क्वायर किलोमीटर बच गया। तो इरोजन लगातार हो रहा है, तो इसका अस्तित्व खतरे में है, लेकिन फिर भी अब भी ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, नदीय द्वीप है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। इस आइलैंड के दोनों तरफ, नॉर्थ में सुबनसिरी रिवर बहती है और साउथ में ब्रह्मपुत्र रिवर। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि माजुली आइलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसके दोनों तरफ कौन कौन सी रिवर है। यहां पहुंचने के लिए जोरहाट जो सिटी है, वहां से आप एक छोटी सी बोट ले सकते हैं और उससे वहां पहुंचा जा सकता है। सादिया धुला ने जो रिवर ब्रिज है, यानी नदीय पुल है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश तक जाने का असम के थ्रू रास्ता है। ये लोहित रिवर के ऊपर बनाया गया है। दूसरा फैक्ट ये है इसके बारे में। तीसरा फैक्ट जो है वो है कि इसको अब भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से पुकारा जाता है। भूपेन हजारिका असम के एक म्यूजिशियन रहे हैं। ये जो ब्रिज है, चौथा फैक्ट इसके बारे में ये है कि ये इंडिया का सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट रोड रिवर ब्रिज है, यानी भारत का सबसे लंबा सड़क नदी पुल है। तो भूपेन हजारिका या सदिया धुला जो पुल है उसके बारे में 4-5 फैक्ट जरूर याद रखिएगा आप। अगला जो फैक्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में वो है कि नेशनल वाटरवे नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 उत्तर पूर्व भारत में ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है। और ये कहां से कहां तक है? ये सदिया से ढुबरी तक है, 891 किलोमीटर्स में। इसको 1988 में जो है एक तरीके से स्थापित किया गया था, बनाया गया था।
और इसमें पांडु एक पोर्ट है जो कि स्थिर है। बाकी जो पोर्ट्स हैं इसमें धुबरी, तेजपुर, सिलघाट, डिब्रूगढ़ और सदिया, ये सब फ्लोटिंग पोर्ट्स हैं। तो यहाँ से इसके बनने की वजह से जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक जो लोग जाते थे या बहुत सारा कार्गो सामान पहुँचाया जाता था सड़क के रास्ते से, वो काफ़ी महंगा पड़ता था। तो अब सैनिक जो गतिविधियाँ होती हैं यानी आर्म्ड एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर और कुछ कम माल वहाँ पर ढुलाई करके ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है, वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। अगला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल, कभी पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये नागालैंड में होता है। ठीक है, याद रखिए, नगा लोगों में मोर देन 60% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल ही है एक तरीके से। ठीक है, तो नगा ट्राइब में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फेस्टिवल 1 to 7 दिसंबर में। और कोहिमा जो यहाँ की कैपिटल है वहाँ पर उससे थोड़ा सा दूर उनका नगा हेरिटेज विलेज है किसामा, वहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो किसामा जो विलेज है उसका नाम भी याद रखिए। इसके अलावा हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चेरापूंजी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें फेमस हैं। चेरापूंजी जो मेघालय में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बल्कि होती थी। अब मौसिनराम का नंबर 1 स्टेज हो चुकी है, नंबर 1 पे आ चुका है। तो यहाँ पर एक तो लिविंग रूट ब्रिज बना हुआ है, ऐसी जड़ें हैं पेड़ों की जो बिल्कुल ब्रिज बनाती हैं। तो पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में एक यूनिक ब्रिज है जो रूट से बना हुआ है, वो कहाँ है, तो चेरापूंजी में है। इसके अलावा मौसमाई जो केव्स हैं वो कहाँ पर हैं, जिसमें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट जैसा देखने को मिलता है। क्या होता है अगली स्लाइड में देखते हैं। और एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है जो 340 मीटर्स ऊपर से पानी गिरता है, तो वो कहाँ पर है, नौकालिकाय, तो वो भी चेरापूंजी में है। अब देखिए यहाँ पे स्टेलेक्माइट और स्टेलेक्टाइट और कैव पिलर क्या होते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। स्टेलेक्टाइट कभी पूछ लिया जाए तो स्टेलेक्टाइट होता है जब किसी लाइमस्टोन कैव में चूने की पत्थर की खदान के अंदर ऊपर से टपकने वाला पानी अगर जमते जमते ऊपर से लटक रहा हो टाई की तरह, याद रखिए टाई की तरह लटक रहा हो उस गुफा के अंदर, कैव के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। और अगर वो गिरते गिरते नीचे से ऊपर की तरफ कुछ बन रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेलेक्माइट। ठीक है, टाई की तरह लटकना और माइट यानी नीचे से ऊपर की तरफ जमते जमते आना, डिपोजिशन होना। और जब एक स्टेलेक्टाइट और एक स्टेलेक्माइट दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो एक पिलर बन जाता है और उसको बोलते हैं गुफा स्तंभ या फिर कैव पिलर। आगे बढ़ते हैं, त्वांग जो मोनपा पीपल होते हैं उनकी मोनेस्टी है। पूछा जा सकता है कि त्वांग कहाँ पर है, तो त्वांग जो है वो सिक्किम के अंदर है, याद रखिए। सॉरी, ये टाउन अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर स्नोफॉल के लिए फेमस है ये। और मीरा लांबा लोडे गैट्सो ने यहाँ पर एक मोनेस्ट्री बनाई थी तो उसके लिए फेमस है ये। और स्नोफॉल खूब सारा यहाँ पर होता है। और यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से या फिर तेजपुर एयरपोर्ट से यहाँ जाने की सुविधा है। तो त्वांग कहाँ पर है, और ये मोनेस्ट्री है मोनेपा लोगों की, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा। इसके बाद शिलोंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक एलिफेंट फॉल है, तो पूछा जा सकता है कि एलिफेंट फॉल या फिर 3 स्टेप फॉल कहाँ पर है, तो याद रखिए ये मेघालय में है, शिलोंग में है। बिल्कुल ऊपर से नीचे 3-4 जगह पानी कूदता हुआ नीचे गिरता है तो उसको एलिफेंट फॉल या 3 स्टेप फॉल बोलते हैं। शिलोंग में है, मेघालय में है। अगला फैक्ट आता है कि चापचारकुट जो फेस्टिवल होता है वो कहाँ का है, तो वो ये मिजोरम का है। मिजोरम के लोग जब फ्रेश प्लांटिंग करते हैं, जो खेती करते हैं, बोते हैं उसको, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, और ये फरवरी एंड में मनाया जाता है जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने वाली होती है। इसमें कई टाइप के वेपन डांस होते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस डांस होता है इस चापचारकुट फेस्टिवल के अंदर वो होता है बैम्बू डांस, तो इसको याद रखिए। और 3-4 डांसेस के नाम और भी हैं, जैसे ख्वाल्लम होता है, चेहल्लाम होता है, चाई होता है और सारला मकाई होता है, तो ये शब्द भी याद रखिएगा। तो 2-3 फैक्ट है इसके बारे में, ये जरूर याद रखिएगा। कामाख्या जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो याद रखिए ये गुवाहाटी में है, असम के अंदर है। और ये हिंदू जो गोडेज होती है कामाख्या
उनसे रिलेटेड है। एक आध एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी इसके बारे में आस्क किया जा सकता है कि वेयर इज द कामाख्या टेम्पल। तो याद रखिए गुवाहाटी सिटी के अंदर है ये वीडियो जो आप देख रहे थे अब तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सीरीज अब ऐसे ही चलती रहेगी, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस में बनाता रहूंगा। आपकी एग्जाम्स निश्चित रूप से अब क्रैक होंगी, पास होंगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बस बने रहिए इस चैनल के साथ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भेज दीजिए। और जितनी जल्दी आप इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, मैं जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लासेस भी लाने वाला हूं, ताकि आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नॉलेज को हम एक तरीके से रिफाइन कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में जब जाएं तो वो निश्चित रूप से क्रैक हो। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।